नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मुनाल पटेल और आज हम देखेंगे 22 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। अब हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि कैसे कोरोना में अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक्स ने एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कि जहाँ पर वो रेपो रेट सस्ता कर दे, SLR CRR में सब कमी कर दे ताकि और ज़्यादा पैसा लोन में घुमाया जा सके, जिसके चलते ढेर सारी पैसा बाज़ार में आ गया और कुछ लोगों ने वो सारा पैसा धीरे धीरे शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट शेयर बाज़ार हमेशा ऊपर चलता रहा काफ़ी समय से। दूसरा, याद करो पिछले साल शुरू में कोरोना के डर से शेयर बाज़ार नीचे गिर गया था कि कंपनियों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन बाद में फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर सब जगह पर बहुत तेज़ी आ गई, तो वो सब चल रहा था। अभी कुछ दिनों से शेयर बाज़ार वापस नीचे गिर रहा है। इस पर आज इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छी बात लिखी कि शेयर बाज़ार में 10% करेक्शन यानी कि गिरावट आ जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। खासकर ऐसे लोग जो कि 20-25 साल से शेयर बाज़ार में लगे हों तो उन्होंने ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो न्यूबीज़, मतलब ये जो नए नए रंगरूट आ गए पिछले 1-2 साल से जो शेयर बाज़ार में कोरोना के बाद, तो हमेशा उन्होंने तो देखा है कि शेयर बाज़ार तो हमेशा ऊपर जाना चाहिए, कभी गिरना ही नहीं चाहिए। तो 1% भी गिर जाता है आजकल तो मतलब उनके पसीने छूट जाते हैं। खैर, इसमें हमको क्या समझना है, ये जो शेयर बाज़ार में हो रहा है सेम इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर UPSC प्रीलिम और उसके अंदर जो बाबू सोने होते हैं, क्योंकि इस बार की लेटेस्ट प्रीलिम एग्ज़ाम में ये स्पोर्ट्स, साइंस, एनवायरनमेंट के कुछ अतरंगी प्रश्न पूछे गए तो उनको लगता है कि मतलब दुनिया का अंत हो गया है, अभी वो कभी UPSC पास ही नहीं कर सकते और किसी को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। ऊपर से मैं देखता हूँ कई बार कमेंट में कुछ लोग कट ऑफ क्या रहेगा तो उनकी अलग ही, ये तो बहुत इजी पेपर था और 120 कट ऑफ होना चाहिए। अब वो सारी बातें कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, और कुछ कोचिंग माफिया वो अपनी दुकान चलाने के लिए अलग ही सब पट्टी पढ़ा रहे हैं। आप जो पेपर टिक करके आए हैं तो अब वो खेल ख़त्म हो गया, अभी आगे की पढ़ाई करो। और आपको लगता है कि नहीं मैं तो 10 मार्क का ही टिक करके आया, तो ऑब्वियसली तब तो सिलेक्शन नहीं आना है, तो कुछ दूसरी परीक्षा की तैयारी करो। लेकिन पूरा दिन उसी में लगे रहना कि कितना % गिरा, वापस चढ़ा कि नहीं। किसी के कहने से शेयर बाज़ार ऊपर नीचे नहीं जाता, कट ऑफ भी किसी के कहने से डिसाइड नहीं होता, वो UPSC डिसाइड करती कि वैकेंसी कितनी है, उसके सामने मेंस में कितने लेने हैं और टाइम्स दिस मच। और तीसरी चीज़, ये रोज़ के न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ रैंडम टेक्निकल चीज़ें, इकोनॉमी की, ग्लोबल रिपोर्ट की, ये वाला सैटेलाइट छोड़ा, उसमें ये वाला ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है, आते रहता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने सारा काम धंधा छोड़ के वही पढ़ने बैठना चाहिए क्योंकि वही मेन चीज़ है। अगेन दैट इज़ नॉट ट्रू। तो जैसे शेयर बाज़ार के अंदर जो होना चाहिए संयम की गिरावट होती है, वापस चढ़ता भी है, सेम पेशेंस वी ऑल्सो नीड टू कल्टिवेट व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। खैर, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये 22 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे बड़ी न्यूज़ आप जानते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज दिए जा चुके हैं और ये लैंडमार्क हमने 21 अक्टूबर को अचीव किया, मतलब कल। और आज के समाचार में वो आएगा, एक दिन पुरानी समाचार जो होती। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड या व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। पहला है वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब कुछ लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लेते, उनको डर लगता है, या फिर कि मैं अपनी नेचुरल इम्यूनिटी खुद से बूस्ट करूंगी, ऐसा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बोल रही है और उसको कोरोना हो फिर भी वो वैक्सीन और दवाई नहीं ले रही। तो कुल मिलाकर अपनी एडल्ट पॉपुलेशन करीब 103 करोड़ है। पता चला उसमें अभी 32 करोड़ लोगों को, एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन देना अभी भी बाकी है और बच्चों को तो देना टोटली बाकी है। सो वी हैव टू डू दैट। सेकंड थिंग, कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लेके जो लोग मर गए थे तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और उनके परिवार को मुआवजा मिले। तीसरा प्रॉब्लम, ये डेल्टा वेरिएंट, म्यू वेरिएंट, अलग अलग जो नए खतरनाक किस्म के वेरिएंट्स आ रहे हैं, हो सकता है वैक्सीन हमको प्रोटेक्ट नहीं करे। अमेरिका में फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दे हैव अप्रूव्ड मिक्सिंग ऑफ द वैक्सीन। मिक्सिंग मतलब पहला डोज आप फाइजर कंपनी का लो, दूसरा डोज आप जॉनसन कंपनी का लो, ऐसी चीज़ की जाए उन्होंने अलाउ किया है। एंड दे इवन अलाउड बूस्टर डोजेज। बूस्टर डोजेज मतलब सामान्य रूप से वैक्सीन के 2 डोज लेने हैं, लेकिन तीसरा और ले लो ताकि और आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। भारत सरकार ये सब पे अभी निर्णय नहीं लिया है। और आखिरी समस्या ये है एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड मैन पावर रिक्रूटेड। वो ऐसा है कि देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टीके बनवाने के लिए ढेर सारी मशीनरी खरीद के रखी है, लोगों को नौकरी पे रखा है। लेकिन अब सारे लक्ष्यांक जो हासिल हो जाएंगे, मान लीजिए सारी पॉपुलेशन हो गई इम्यूनाइज,
तो फिर तो नए जो बच्चे पैदा हो उस हिसाब से हो सकता है 1-2 करोड़ डोज की ज़रूरत पड़े। तो अभी जो मशीन खरीद के रखे हैं बैंक से लोन लेकर, वो कैसे आप उसका प्रॉफिटेबिलिटी रिकवर करोगे? लोगों को जो नौकरी पे रखा है उनका अभी काम नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो सकता है? लोगों की बेरोज़गारी और बैंकों में अनर्जक परिसंपत्तियों की समस्या हो सकती है। ये इधर लिखा है अराजक परिसंपत्तियाँ। असल में चीज़ ये है, जो गूगल डॉक्यूमेंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें ऐसा ही गूगल डॉक्यूमेंट्स है, ऑनलाइन आप उसमें सब टाइपिंग एडिटिंग कर सकते हैं। तो मुझे हिंदी टाइपिंग करना हो तो हाथ से टाइप करो, सोचो कितनी टाइम जाए, तो मैं उसकी मदद से बोल के वो स्पीच टू टेक्स्ट कर दे, तो कई बार वो ठीक से नहीं पकड़ता, तो अनर्जक का अराजक हो गया। बट आप लोग समझदार हैं, मैं फिर इसको ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू मूवमेंट। वैसे तो वो कॉमन सेंस की बात है, वो चीज़ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL गई कि ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको रोज़ नौकरी पे जाने पे जो दिल्ली और नोएडा के रिहायशी लोग हैं उनको दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पहले कुछ ऐसा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने ये कहा कि किसानों ने अब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जबकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तो इस बार ऐसा कहा है कि भले मामला कोर्ट में चल रहा हो फिर भी लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, वो इनका अधिकार है, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अन्य लोगों के यातायात के अधिकार पर आक्रमण नहीं होना चाहिए। खैर अभी व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, अगले 3 हफ्तों में इसका जवाब करो। आगे बढ़े तो ये था पेज 1 से लेके फिर पेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक कुछ मतलब काम की चीज़ें नहीं, वही सब इधर उधर के समाचार, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट्स और वही घिसे पीटे कॉलम्स। आप कुछ पढ़ सकते हैं अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, लेकिन वो ऐसी बात है जो शेयर बाज़ार में 20-25 साल से इन्वेस्ट करता है तो उसको नया कुछ लगता नहीं उसमें 10% गिरे या चढ़े। उसी तरह मैं तो सालों साल से कॉलम पढ़ता हूँ, तो सारे कॉलम मुझे अब काम के नहीं लगते क्योंकि उनकी वही घिसी पीटी बातें होती हैं। लेकिन आपने अभी अभी तैयारी करी है तो कम से कम 4 से 6 महीने आपने सब कॉलम देखने चाहिए। अभी पेज 9 पे कुछ और मसले चल रहे हैं। वो जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तो उसमें कर्नाटक का जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स के खिलाफ कानून है, संगठित अपराध और माफियागिरी के खिलाफ, तो उसकी धारा लगानी चाहिए कि नहीं, उसकी सब चल रही है। अब कुछ बड़ी एक्सप्लेन सीरीज आए तो हम पढ़ने बैठेंगे, खुद से हमने कुछ रिसर्च नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, पेज 10 पर कुछ कॉलम है इंडिया के प्रोटेक्शनिज्म के बारे में। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है? संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब अपने लोकल स्थानिक उद्योगों को प्रोत्साहन दो, बाहर से जो आयात चीज़ करते हैं उसको उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, एंटी पर प्रोहिबिशन डालो, वो सब डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, फिर चीन भारत सब कुछ लग गए हैं। तो इस पर ये कॉलम कुछ ऐसा कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे हमने इंपोर्ट होने वाले सामान पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है, जिसके चलते सामने दूसरे देश हैं वो भी भारतीय सामान पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो असल में इससे कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को फ़ायदा नहीं हो रहा है। सेकंड प्रॉब्लम इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये GATT क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ऐसा समझौता जिसमें सब बात ऐसी होती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कम टैक्स लगाए जाएँ, सब्सिडी और दूसरे जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको कमी की जाए, लेकिन उसमें देयर आर सम एक्सेप्शंस अलाउड। वो ऐसा है, नेशंस कैन इम्पोज बैन ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। ऐसा क्यों किया होगा? मतलब सोने चांदी के आयात निर्यात पर कोई देश चाहे तो प्रतिबंध संपूर्ण रूप से लगा सकता है, शायद इसलिए कि कई बार ये होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट आपकी उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हो, तो शायद ये कदम उठाने पड़े। सो दैट इज़ अलाउड। सेकेंडली, नेशंस कैन ऑल्सो पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रिवेंट डैमेज टू लोकल इंडस्ट्री। स्थानिक उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए आयातित सामान पर कुछ बाधाएं लगाई जा सकती है कि थोड़ा टैक्स बढ़ा दो या लोकल इंडस्ट्री को थोड़ी सब्सिडी दो। अप टू सर्टन लिमिट सब कुछ अलाउड है, ऐसे ही प्रोटेक्शन करना। लेकिन भारत सरकार ने अभी अपना सीमा शुल्क कानून यानी ये जो कस्टम्स एक्ट है उसमें कुछ सुधार किए, और ऐसा सुधार पावर टू बैन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड, नॉट जस्ट गोल्ड सिल्वर बट एनी गुड, इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट इंजरी टू इकोनॉमी। भारत देश के अर्थतंत्र को बचाने के लिए सोना चांदी और उसके अलावा का भी सामान, किसी भी चीज़ पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है भारत के अर्थतंत्र को नुकसान होने से रोकने के लिए। अब अगर हम ऐसा ब्लैंकेट पावर सरकार कहे कि हम करेगी, तो वो GATT का जो समझौता है उसके मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ गोल्ड सिल्वर के टोटल बैन की बात थी या अन्य सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात थी।
तो भविष्य में ये सब चीज़ें समस्याएं खड़ी करेगी और WTO का अपना जो रोल होना चाहिए ग्लोबल ट्रेड में वो उसमें ये नया चैलेंज है वगैरह। और प्राइम मिनिस्टर काफ़ी समय से बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल, यानी अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को खरीदो, आयातित सामान को मत खरीदो। लेकिन इसके चलते एक ऐसा माहौल बन रहा है कि आयातित सामान को घृणा की नज़र से देखा जाता है, विच इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। कुछ बार ऐसा हो अपना लोकल सामान बेस्ट क्वालिटी का नहीं हो, बेस्ट फीचर का नहीं हो, तो आप विदेश का सामान खरीदना चाहते हैं लेकिन उस पर या तो टैक्स बढ़ाया जाए या वो आपको मिले ही नहीं मार्केट में, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो वो सब प्रोटेक्शनिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड के सब मुद्दों पर सोचने लिखने के मुद्दे। इवन फॉर मेंस पेपर 3 जहाँ पर इकोनॉमी इज़ अ टॉपिक एंड मेंस पेपर 2 जहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन, वहाँ पर भी ये असर करता है। पेज 11 पर भी एक कॉलम है, ये जो अभी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसे मिला, अब्दुल रज़ाक गुनराह, जो कि तांजानिया के व्यक्ति हैं और ब्रिटेन में रहते हैं। उनकी अलग अलग नॉवेल्स या कथाओं में क्या थीम होता है, ऐसा एक कॉलम लिखा गया है पेज 11 पे। वो आपने खुद से पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है? ये जो मेंस माफ़ कीजिए प्रीलिम पेपर 2 एप्टीट्यूड कॉम्प्रिहेंशन, उसमें ऐसे अतरंगी पैराग्राफ कुछ बार पूछे जाते हैं। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम्स ऑफ द ऑथर, या इसके साथ वो अग्री करेगा कि नहीं, कि व्हाट इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन वगैरह। तो जो आपको पढ़ने की आदत नहीं होगी ऐसी अतरंगी चीज़ें, तो आपको वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा रियल एग्ज़ाम में। सो कीप अ हैबिट ऑफ रीडिंग थिंग्स, भले वो सीधे सीधा अपने को जनरल स्टडीज़ या उसमें काम नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं पेज 12। अगेन वो फैब इंडिया का अभी जो धमाल हुई थी, ऐसी नई चीज़ चल रही है। कुल मिलाकर बात यह है, सीएट टायर कंपनी में आमिर खान का नया एडवर्टाइजमेंट, वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि सड़कों पर पटाखे नहीं जलाने चाहिए ताकि सब सुरक्षा हो और गाड़ी और दूसरी चीज़ों को नुकसान नहीं हो। तो वैसे प्रशंसनीय है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, एक सांसद ने कंपनी को विरोध में पत्र लिखा है कि आपने सड़क सुरक्षा के लिए पटाखे रास्तों पे न जलाएं, ऐसा जो विज्ञापन दिया वो सराहनीय है, लेकिन फिर आप ऐसा विज्ञापन क्यों नहीं बनाते कि मुसलमान लोग जो नमाज पढ़ के हैं उस हिसाब से सड़कों पर यातायात को बाधा खड़ी होती है कुछ जगह पर, तो उसका भी ऐड बनवाओ ना आमिर खान से। सो दैट इज़ द, वो जो अभी कुछ दिन पहले फैब इंडिया वाला हुआ, सिमिलर कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन हियर। तो इधर एथिक्स के प्रश्न कुछ बनाते हैं। पहला, कंपनी के सीईओ के रूप में आप इस पत्र को कैसे संबोधित करेंगे? अब आप सोचिए, मैं संबोधित ही नहीं कहूँगा भाई, जो बड़ा आदमी है उसको सामने कोई बड़ा आदमी लेटर लिखे, देन यू हैव टू रिप्लाई एटलीस्ट समथिंग, तो सोचो आप क्या लिखोगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए कंपनी का जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या मैनेजर है, जनसंपर्क या जनसंबंध अधिकारी, वो सीईओ को सलाह देता है कि कंपनी ने ऐसे सब सामाजिक उपदेश से बचना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में कभी भी हंगामा हो सकता है, ये हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम के रूप में देखा जाता है। तो हमने आमिर खान का विज्ञापन हटा देना चाहिए, जैसे फैब इंडिया वालों ने अपना विज्ञापन हटा दिया, और हमने सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये सब समाज सुधारना या कुछ ये सब उपदेश हमको नहीं देना है। तो क्या कंपनी के सीईओ के रूप में आप इस बात से सहमत होंगे? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, मान लीजिए ये जो एडवर्टाइजमेंट अखबार पत्रों में ऐसा दिया गया हो और सांसद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को फरियाद करे कि ये सब इसको हटवाइए, या फिर कि इसके सामने उनको कंपेल कीजिए कि वो ऐसी और एक ऐड लिखे कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ के रास्ता जो बाधा होती है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप एक और ऐड बनवाइए। तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन यानी अध्यक्ष के रूप में उसे कैसे संबोधित करेंगे? सो थिंक ऑन दोज लाइन्स फॉर एथिक्स पेपर 4 एंड इंटरव्यू। एथिक्स में एक और मुद्दा देखते हैं। असल में कुछ नई गांधी और टैगोर के बारे में किताब आई, उसका मैं बुक रिव्यू देख रहा था किसी और जगह पे, एंड आई केम अक्रॉस दिस। मुद्दा कुछ ऐसा है कि बिहार में 1934 में भूकंप आया और गांधी जी ने ऐसा कहा कि ये भूकंप जो आया मनुष्यों के पापों का परिणाम है, खासकर हरिजन समाज के खिलाफ जो अत्याचार हुए हैं उसके पापों का ये परिणाम है कि उसकी सज़ा के रूप में ये दैवीय प्रकोप है और भूकंप आया है। टैगोर ने उसके खिलाफ लिखा कि आई डिसएग्री। टैगोर का उन्होंने अपने आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा कि मुझे दुख है इस प्रकार की अवास्तविक और अवैज्ञानिक चीज़ें गांधी जी बता रहे हैं कि लोगों के पापों के रूप में ये फ्लड, फेमाइन, ड्रॉट, डिजास्टर आते हैं, और देश के कई सारे लोग गांधी जी की इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन टैगोर ने कहा मेरा ये मानना है कि चाहे अपराध और गलतियाँ मनुष्यों की कितनी बड़ी हो, लेकिन वो पूरी पृथ्वी को तो हिला नहीं सकती। ये जो अर्थक्वेक आता है, जो भी प्लेट टेक्टोनिक्स और दूसरी थियरी के हिसाब से वो तो आता है,
नैतिकता के हिसाब से नहीं आता है। तो हमने नैतिक सिद्धांतों को ऐसी ब्रह्मांडीय और वैज्ञानिक घटनाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। तो इधर से प्रश्न या सोचने के मुद्दे। पहला, गांधी जी और टैगोर की राय में आप ये दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे भूकंप के बारे में, आपको किसकी राय सही लगती है? दूसरा प्रश्न, हालांकि गांधी जी ने भूकंप और नैतिकता को जोड़ने की जो बात की, तो वैज्ञानिक रूप से उसकी डिबेट यानी बहस हो सकती है कि वो सही है कि नहीं, लेकिन उनका इरादा तो नेक था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? शायद उन्हें लगा होगा कि लोगों को ऐसा देवीय प्रकोप डराकर भी गलत कार्यों से रोका जा सके। तो क्या आपको नहीं लगता उनका तरीका न्यायोचित है? डोंट यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइबल इवन दो हिज आर्ग्यूमेंट, गांधी जी's आर्ग्यूमेंट इज साइंटिफिकली डिबेटेबल about earthquake and morality, but don't you think it is justified because his end goal is pure? अब सोचिए, वैसे गांधी जी खुद कहते थे कि जो साधन है उसकी शुद्धि होनी चाहिए, भले अपना एंड गोल अच्छा हो। फॉर एग्जांपल, हमें आज़ादी चाहिए लेकिन हिंसा और हत्या अंग्रेज़ों की करके आज़ादी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तरीका गलत होगा, भले अपना एंड गोल आज़ादी दैट इज़ प्योर। तो वो सब सोचिए एंड रिफ्लेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, पेज 15, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस के खिलाफ लड़ने के लिए एक संस्था है। वो अपनी लिस्ट बनाती है ऐसे देश जो कि ठीक से काम नहीं कर रहे, तो ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश होंगे, और ग्रे लिस्ट में मॉरिशस था लेकिन अब उसको हटा दिया, और पाकिस्तान तो वो अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, शायद अगले साल के अप्रैल महीने तक। याद करो, डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक ट्विटर से बैन किया था उसने, जो पार्लियामेंट में दंगा करवाया उसके बाद। अब वो सोच रहा है कि मुझे बैन किया तो मैं अपना ही सोशल मीडिया नेटवर्क खोलूँगा, लेकिन वो सब हम अभी पढ़ने नहीं बैठेंगे, कुछ नया उसमें बहुत बड़ी चीज़ हो तो देखेंगे। पेज 16, इकोनॉमी में मुझे आज कुछ खास काम की चीज़ नहीं लगी। भारत नेट, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड की सुविधा हो, लेकिन वो सरकारी कंपनियां उसे टाइम टेबल और डेडलाइन के हिसाब से नहीं लागू कर पा रहे हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। अब उसके जो प्रपोजल थे उसमें लोगों ने कुछ ऐतराज़ जताया, फीडबैक मांगी थी। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा नए गाइडलाइन इशू करेंगे। भाई उनको करने दो, फिर आराम से देखेंगे। रोज़ झंडा लेके व्हाट इज़ द इंटरनल PPP मॉडल, उतना बारीक कौन पूछ रहा है? मेंस के पेपर उठा के देखो तो हम इतना PhD करने बैठे। उसी तरह ये अमेज़ॉन और फ्यूचर रिटेल का झगड़ा, जी कंपनियों और उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट को नाम के उसके बड़े इन्वेस्टर का झगड़ा, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। कॉर्पोरेट लीगल डिस्प्यूट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सिवाय कि उसमें से कोई बहुत बड़ी एग्जाम वर्दी जजमेंट निकल के आए जो सामान्य रूप से निकल के नहीं आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वो गति शक्ति और सब इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो अब सरकार ने कहा है कि देयर विल बी एन एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। सेक्रेटरी मतलब सचिव, जो यूजुअली IAS ऑफिसर होता है, उनका एक समूह बनाया जाएगा और उसका बॉस होगा कैबिनेट सेक्रेटरी खुद, और वो लोग इसे मॉनिटर करेंगे। यानी नीति आयोग नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी वाली समिति इसका मॉनिटरिंग करेगी। तो MCQ में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, GM राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जैसे BT कॉटन, तो उसकी भारत में अनुमति है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की भारत में अनुमति नहीं है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो क्या कंट्रोवर्सी है? पता ये चला कि वैसे तो भारत में आनुवंशिक रूप से बदलाव किए चावल की खेतीबाड़ी की अनुमति नहीं है, लेकिन भारत से जो हमने ऑर्डिनरी सामान्य किस्म का चावल यूरोपीय यूनियन में एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था, लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, पता चला ये तो GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो यूरोपियन संघ के सत्ताधीश वो ज़रा टेंशन में आ गए, क्योंकि उधर पब्लिक को थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस लॉबी है, तो वो उन्हें डर, ऐतराज़ और आशंका है, नहीं GM क्रॉप हमको नहीं चाहिए वगैरह। तो अब वो ऐसे ही कुछ चल रही है मांग कि भारत से आने वाले सभी राइस को बैन किया जाए यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा GM खाना हमको खिला देंगे और हमारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो भारत सरकार ने क्या कहा है? एक तो चावल ऐसा हम उगाते ही नहीं GM वाला। हालांकि 5 वर्ष पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में GM राइस के बारे में। हो सकता है उसमें कुछ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस ब्रीडिंग हुआ हो, या उसमें जो 2-3 टन अनाज पैदा हुआ किसी ने वही सारा एक्सपोर्ट कर दिया हो गलती से, पॉसिबल। तो इट इज़ अ मिक्सअप, इट इज़ एन एक्सीडेंट। दूसरा कुछ कारण एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये जो राइस एक्सपोर्ट कंपनी होगी उसका बिजनेस राइवल इसने कुछ बदमाशी करवाई होगी, या भारत के जो शत्रु देश हैं, वैसे ऑफिशियली तो कोई शत्रु देश नहीं है लेकिन आप जानते हैं कुछ,
तो उनके एजेंटों ने कुछ बदमाशी करवाई हो कि कुछ कार्गो बदलवा के डेलिबरेटली प्लेइंग मिस्चीफ, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि भारत की तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती। आप जानते हैं इंडिया इज़ नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ राइस। यूपीएससी प्रीलिम में ये प्रश्न भी शायद पूछा गया है। हाँ, तो स्वाभाविक है कुछ देश हैं उनको नहीं मजा आएगा तो बदमाशी करवा सकते हैं। खैर, तो ये मुद्दा, तो इसमें सोचने लायक चीज़ें क्या है? एक तो जीएम क्रॉप के बारे में जो थियरी हम आगे भी पढ़ चुके हैं, और दूसरा नया मुद्दा ये हमको ये मिलता है कि साइबर टेररिज्म हो सकता है, कोरोना और ये वायरस वाला बायो टेररिज्म हो सकता है, और इस प्रकार से कुछ इकोनॉमिक टेररिज्म यूजिंग जीएम क्रॉप ये भी हो सकता है। अपना एक्सपोर्ट बर्बाद करवाइए लोग तो। हाँ, तो ये भी सब सोचने के मुद्दे फॉर मेंस एंड ऐसे राइटिंग। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।